हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे डीआई के क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आप देखें, इस क्वेश्चन को पॉज करें, वीडियो को सोल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, गिवन क्या है हमें, द गिवन पाई चार्ट शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ 5 डिफरेंट आइटम्स सोल्ड इन शॉप ए। यानी कि एक शॉप ए है जहाँ पे 5 आइटम सेल की गई हैं। कौन सी है? आइसक्रीम, बर्गर, पिज्जा, बर्गर, सैंडविच एंड केक। ये उनका परसेंटेज गिवन है हमें कि कौन कितने परसेंटेज में सेल हुई। ठीक है, और नीचे हमें एक इंपॉर्टेंट नोट भी दिया है, द नंबर ऑफ ईच आइटम सोल्ड इन शॉप बी इज 75% ऑफ द नंबर ऑफ आइटम सोल्ड इन शॉप ए। यानी कि जैसे हम अब यहाँ पे तो गिवन है सिर्फ ए का डेटा गिवन है। अब बी जो शॉप है उसके बारे में भी हमें गिवन है कि जो भी ए की वैल्यूज आएंगी उसका 75% आएगा बी में। ठीक है, अच्छा सेकंड वाला क्या कह रहा है? सेकंड वाला नोट, डिफरेंस बिटवीन 50% ऑफ द नंबर ऑफ बर्गर्स एंड 25% ऑफ द नंबर ऑफ सैंडविचेस सोल्ड इन शॉप इज 44। ठीक है, क्या कह रहा है इसमें कि 50% ऑफ बर्गर्स, बर्गर्स कहाँ पे है? ये रहे बर्गर। 20% है, यानी कि इसका 50% क्या हो जाएगा? 10%। देन सैंडविच कहाँ पे है? ये रहे सैंडविच। सैंडविच का मैं बोले है, सैंडविच बोला 25%, 18 का 9, 9 का 4.5, यानी कि क्या आ जाएगा? 4.5%। यानी कि यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि 5.5% की वैल्यू कितनी है? 44। ठीक है, अगर 5.5% की वैल्यू 44 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 44 अपॉन 55। यहाँ बोथ साइड में 10 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और ये पॉइंट हट जाएगा। 11 से कट होगा, क्या बचेगा? 4/5, 5 टू ज़ा 10, और ये वजन बच जाएगा हमारा 80, नहीं 8। ठीक है, अच्छा अब ये तो 1% आ गया, 100% के लिए क्या वैल्यू हो जाएगी? 800। क्लियर है? यानी कि ए में जितनी भी टोटल नंबर ऑफ आइटम्स हैं वो हमारे पास कितनी आ रही हैं? 800। तो अगर मैं बी की निकालनी है तो बी की अगर सारी आइटम्स 75% है तो यानी कि ये क्या आ जाएंगी? बी की टोटल आइटम्स 600। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे अच्छे से करते हैं इसको। जो अभी हमने देखा है कि ए वाली जो शॉप है उसमें टोटल आइटम्स सेल हुई हैं 800। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पे फाइंड कर देंगे। हमें पता है कि जो आइसक्रीम है वो है 22%, तो 8 × 22 176, 12 × 8 यानी 96, 20 × 8 160। ठीक है, 18 × 8 144, एंड 28 × 8 यानी कि 28, 56, 112, 200, नहीं 28, 56, 112, 224। ठीक है, अच्छा अब बी वाली आइटम्स निकाल लेते हैं। बी वाली आइटम्स क्या है? 600। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अब 600 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? सीधा इसी से करेंगे ना, 22% से। क्यों करेंगे? ध्यान से देखना, यहाँ पे हमें क्या बोला गया था कि जो ए वाली आइटम है वो क्या है? 22% ऑफ 800, और इसी का 75% है बी वाली आइटम। तो अगर मैं 4 को यहाँ से कट करूंगा तो मुझे ये वैल्यू क्या मिल जाएगी? 600। ठीक है, तो इन शॉर्ट मुझे इसी ये सारी जो वैल्यूज है इन्हीं का निकालना है 600, और इन्हीं को 600 का परसेंटेज निकालना है। ठीक है, तो 6 × 22 132, 12 × 6 72, 20 6 120, 18 6 144, नहीं 18 6 108। ठीक है, अच्छा 28 6 28 84 2 168। क्लियर है? ये सारी वैल्यूज निकलाएंगी हमारी। ठीक है, आगे मैंने टेबल पे भी सारी वैल्यूज लिख दी थी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन को। देखिए वैल्यूज सोल्व करना बड़ा इजी था। जब वैल्यूज सोल्व करना इजी हो जाता है तो ऑब्वियसली जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से आते हैं लेंदी, और ये वैसा ही एक डीआई है। ठीक है, जिसमें क्वेश्चंस लेंदी रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसी क्वेश्चन से। क्या कह रहा है? रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ वनीला एंड चॉकलेट आइसक्रीम सोल्ड बाय शॉप ए इज 3:1। अब शॉप ए की बात कर रहा है जिसमें हम देख रहे हैं कि जो नंबर ऑफ आइसक्रीम्स हैं वो 176 सेल हुई हैं। ठीक है, तो ए वाली शॉप में जो टोटल आइसक्रीम सेल हुई है 176 है। अब वो क्या कह रहे हैं? उसमें वनीला
और चॉकलेट की हमें रेशो दे रखी है 3:1। अब फाइंड नहीं करने बैठ जाना कि 3:1 की पहले वैल्यू निकाल लेंगे, नहीं बाद में निकालेंगे, पहले क्वेश्चन तो पढ़ लें क्या है। देन क्या कह रहे हैं, एंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ वनीला एंड चॉकलेट आइसक्रीम इन बी इज 6:5। ठीक है, बी में टोटल आइटम्स कितनी है 132, मीन्स की आइसक्रीम के रिगार्डिंग, और वनीला और चॉकलेट का रेशियो में दे रखा है 6:5। ठीक है, इफ द एवरेज नंबर ऑफ वनीला एंड चॉकलेट वनीला आइसक्रीम सोल्ड इन शॉप ए, अब क्या कह रहा है, जो शॉप ए है उसमें ए बी सी है, उसमें वनीला आइसक्रीम की जो एवरेज है वो हमें दे रखी है 84। 84 को 3 से करोगे, 3 चौक 12, 8 24 और 25, 252। एंड द एवरेज नंबर ऑफ चॉकलेट आइसक्रीम इन एबीसी 62। ठीक है, 3 से 18 और 6 186। ठीक है, इतना क्लियर है। फाइंड इट टोटल नंबर ऑफ आइसक्रीम सोल्ड इन शॉप सी। अब जो शॉप सी है उसकी टोटल हमें आइसक्रीम निकालनी है, यानी कि वनीला प्लस चॉकलेट निकालनी है, अलग से नहीं निकालनी। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ए बी सी में वनीला और चॉकलेट हमें पता है। ठीक है, और उन दोनों के डिफरेंट डिफरेंट भी हमें पता है कि ए में टोटल ये है, बी में टोटल ये है। अगर ए बी सी की जो टोटल मैं करके ये वैल्यू माइनस कर दूं तो हमें ऑब्वियसली सी की मिल जाएंगी चॉकलेट्स। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आएगी 25 18 43 और ये आ गया 8। ठीक है, और इन दोनों वैल्यूज को अगर मैं ऐड करूंगा 176 और 132 को, तो ये हो जाएगा 308। ठीक है, अब 438 में से अगर 308 को आप माइनस करोगे तो ये क्या आ जाएगा 130। 130 क्या है, सी की टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स। ठीक है, अब एवं ही हमें दिया हुआ था ये वाला 3:1, अगर हम फाइंड करने बैठ जाते तो कोई फायदा नहीं। पर ये 3:1 की वैल्यू हम किस केस में निकालेंगे, ये वैल्यू तब निकालेंगे जब हमें अलग अलग पूछा हो कि हमें वनीला वाली अलग बतानी है, ये चॉकलेट वाली अलग बतानी है, सी के केस में। या फिर अब यहाँ पे हमें क्या पूछा कि हमें वनीला प्लस चॉकलेट बतानी है, यानी कि टोटल, तो टोटल के केस में अलग अलग निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर अलग अलग पूछते कि सिर्फ वनीला वाली बताओ तो हमें ये निकालनी पड़नी थी। ठीक है, अच्छा, आउट ऑफ टोटल बर्गर्स sold in shop A 55% are veg burgers and the rest are non veg burgers। ठीक है, सबसे पहले ए में कितने बर्गर्स हैं, ए में अगर मैं बर्गर्स की बात देखूं, अगर कोई साउंड आ रहा है पीछे से तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, 160 है। ठीक है, तो यहाँ पे है वेज बर्गर, ये है नॉन वेज बर्गर। ठीक है, अभी सुबह के 5 बजे हैं तो आवाज़ थोड़ी सी आ रही है पीछे से कुत्तों की। एंड बी में, नहीं बी की बात अभी नहीं कर रहा, हाँ अच्छा, ए में वेज और नॉन वेज की बात कर रहा है। क्या कह रहा है, ए में जो वेज बर्गर्स हैं कितने हैं 55%। ठीक है, तो नॉन वेज ऑब्वियसली 45%। देन वो क्या बोल रहा है, इफ द नंबर ऑफ वेज बर्गर सोल्ड इन शॉप्स ए एंड बी सेम। ठीक है, अब बी की बात कर रहे हैं, बी में बर्गर्स कितने हैं 120। कह रहा है बी में जो वेज बर्गर्स हैं और ए में वेज बर्गर्स हैं वो दोनों सेम है। ठीक है, ए में सबसे पहले निकाल लेता हूँ, 160 का 50% 80 और 5% 8, 80 और 8 88, और 160 में से 88 गया तो कितना बचा 72। अब ये क्या कह रहे हैं, इसमें सेम में वैल्यू तो यहाँ पे भी 88 आएगा, तो 120 में से 88 गया तो 32। और फाइंड क्या करना, फाइंड हमने करना फाइंड द परसेंटेज ऑफ नॉन वेज बर्गर्स सोल्ड इन शॉप बी। अच्छा, नॉन वेज बर्गर सोल्ड इन शॉप बी ये रहे। ठीक है, इसका परसेंटेज निकालना है किससे, बर्गर एंड पिज्जा सोल्ड इन शॉप बी। ठीक है, बर्गर एंड पिज्जा सोल्ड इन शॉप बी 72 और 120 यानी कि 192, यानी कि 32/192 इंटू 100, ये परसेंटेज निकालना है। क्या इस वैल्यू को मैं 200 बोल सकता हूँ, अप्रोक्सीमेट उसी के पास में है तो 200। अब ये क्या आ जाएगा 16%। देखो ध्यान से, वैल्यू पहले थी 192, मैंने इसको क्या कर दिया, वैल्यू को इंक्रीज कर दिया। अगर वैल्यू को इंक्रीज किया नीचे वाली वैल्यू को तो ऑब्वियसली ये आंसर डिक्रीज हो जाएगा। अगर ये आंसर डिक्रीज हो गया है तो ओरिजिनल आंसर हमारा 16% से बड़ा होना चाहिए। बड़ा कितना बड़ा, थोड़ा सा ही बड़ा, ज्यादा बड़ा नहीं। तो क्या आंसर हो जाएगा 66.66, 19 वाला नहीं होगा क्योंकि ये बहुत बड़ा होगा। ठीक है, अच्छा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। In shop A, 75% of veg sandwiches are sold and the rest are non-veg sandwiches। यहाँ पे ना एक्चुअल में क्वेश्चन का थोड़ा सा फ्रेमिंग गलत है।
75% ऑफ वेज सैंडविचेस आर सोल्ड, नहीं 75% ऑफ यहाँ पे क्या आएगा कि जो टोटल सैंडविचेस है ना उसका 75% वेज सैंडविचेस है, ठीक है। इसका मतलब ये है कहने का, ठीक है। एंड द रेस्ट आर नॉन वेज सैंडविचेस, ठीक है। तो ए वाले सैंडविचेस कितने हैं, ए में सैंडविचेस हैं 144, ठीक है। तो क्या कह रहा है, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक है वेज वाले एक है नॉन वेज वाले। वेज वाले है 75, यानी 144 का 3/4, 3/4 यानी कि 144 का 72, 36 36 दिया 108, और 144 में से 108 गए तो ये हो गया 36, ठीक है। देन क्या कह रहा है, इन शॉप बी 50% ऑफ वेज सैंडविचेस आर सोल्ड एंड दी रेस्ट आर नॉन वेज सैंडविचेस, ठीक है। अब बी में कितने वेज सैंडविचेस हैं, 108। अच्छा, दोनों में क्या कह रहा है, अब इसमें 50-50% है, ठीक है। तो ये कितने हो जाएंगे 54, ये कितने हो जाएंगे 54, ठीक है। द प्राइस ऑफ वेज सैंडविच इन शॉप ए एंड बी इज 60 एंड 75 रिस्पेक्टिवली। अब वेज सैंडविच की प्राइस की बात कर रहा है, ए वाले में कह रहा है 60 रुपीज़ है, बी वाले में कह रहा है 75 रुपीज़ है। देन नीचे नॉन वेज का भी प्राइस दिया है, ए वाले में कह रहा है 80 रुपीज़ है, बी वाले में कह रहा है 95 रुपीज़ है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड डिफरेंस बिटवीन दी टोटल रेवेन्यू अर्न्ड बाय शॉप ए एंड बी बाय सेलिंग द सैंडविचेस। यानी कि ए का टोटल रेवेन्यू निकालो, बी का निकालो और माइनस कर दो, ठीक है। पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा 6048, तो 6480, 36 दूनी 72, 144 और 228, ये आ गया 2880, ठीक है। ऐड कर देगा तो लास्ट में जीरो, 8 8 16, 6 1 8 12 3, और ये आ गया 9, टोटल ये आ गया। यहाँ अच्छा, यहाँ पे देखो दोनों साइड 54 है, तो मैं 75 और 95 को ऐड कर दूंगा, 7 9 16 1 17, 170 इंटू 54, इतना क्लियर है। जीरो को भी इग्नोर कर दो, 4 से मल्टीप्लाई करो, 17 2 34 2 68, 17 को 5 से कर दोगे तो 85, ठीक है। ये क्या आ गया 918, और यहाँ पे जीरो आएगा क्योंकि हमने रिमूव किया था। अच्छा, इन दोनों को माइनस कर लो, तो माइनस करोगे ऑब्वियसली सिंपल है 180 आएगा, ठीक है, ऑप्शन बी। देन इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन इफ द नंबर ऑफ केक्स सोल्ड इन शॉप ए इज n मोर देन द ओरिजिनल नंबर ऑफ केक्स इन सोल्ड इन शॉप ए। अच्छा, क्या कह रहे हैं कि जो शॉप ए है ना उसमें केक सेल हुए, कितने केक सेल हुए 224, ये तो है ओरिजिनल वाले। एक और केस बता रहा है, वो कौन सा केस है, मीन्स की न्यू केस है, ठीक है। कि उसमें ना ओरिजिनल वालों से n नंबर ऑफ केक्स ज्यादा सेल हुए हैं, ये कौन सा केस आ गया, ये आ गया न्यू वाला केस, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, देन द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ केक्स सोल्ड इन शॉप ए, न्यू न्यू वाले केक्स का रेशियो और बी के ओरिजिनल वाले केक्स का रेशियो 10:7, ठीक है। तो न्यू वाले कितने हैं 224 प्लस 10, और बी के ओरिजिनल वाले केक्स कितने हैं 168। इसका रेशियो में दिया है 10:7 का। 7 कट कर दोगे, 7 2 जा 14, 7 4 जा 28, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 240, 240 में से 224 गए, एन की वैल्यू आ जाएगी 16, ठीक है। इतना क्लियर है। अच्छा, देन आगे क्या कह रहा है, if the number of cakes sold in shop B is m more than the original number of cakes sold in shop B। अच्छा, B के लिए भी सेम केस है। बी में क्या कह रहा है, बी में पहले कितने केक सोल हुए हैं, सेल हुए हैं 168, ठीक है। अब कितने हो गए 168 प्लस एम, देन द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ केक सोल्ड इन शॉप ए ओरिजिनल, ए में ओरिजिनल कितने से थे 224, उसका रेशियो में दिया है, किससे रेशियो दिया है बी के न्यू वाले, बी के न्यू वाले हैं 168 प्लस एम, रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी 28/25, ठीक है। 28 है तो ऑब्वियसली 7 से कट होगा ही होगा, 7 4 जा 28, तो ये 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, यानी कि 4 8 जा 32। 8 को 25 से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 8 गुना 25 200, 200 में से 168 गए, एम की वैल्यू आ जाएगी 32। एम की वैल्यू 32 है, एन की वैल्यू 16 है, दोनों को प्लस करना है, ठीक है। तो 48 आ जाएगा ए ऑप्शन आंसर। देन ये नेक्स्ट डी आई है। अब ये वाली डी आई ना सिंपल है, बड़ी सिंपल है, क्या करना है बस डेटा को आपने लिखना है, इसमें से डेटा फाइंड करना है, लिखना है। बट इसके जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है, बाकी ये जो ये वाली जो है ना इसमें कुछ भी नहीं है।
इसमें कुछ नहीं है। हाँ, क्वेश्चन में एक दो कुछ हो सकता है, बाकी सिंपल DI है। हाँ, टाइम कंज्यूमिंग थोड़ी सी हो सकती है कि यार ये डेटा बहुत सारा है, कभी किसी को कैलकुलेट करना है, कभी किसी को। तो चलो देखते हैं, ठीक है, हमने बस डेटा ही नोट करना है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। अ फ्रूट सेलर buys different quantity of apples in 3 days, Monday, Tuesday and Wednesday, in the ratio 5:3:4। क्या कह रहा है, एक फ्रूट सेलर है जो मंडे, यहाँ पे लिखता हूँ, मंडे, ट्यूसडे और वेनसडे को कुछ क्या बाय करता है, एप्पल बाय करता है, और उसकी क्या रेशियो है, 5:3:4। ठीक है, इतना क्लियर है। आगे क्या कह रहा है, एंड डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ ऑरेंज इन द रेशियो 4:3:1। अच्छा, ऑरेंज भी बाय कर रहा है वो 4:3:1 में। ठीक है, कब बाय कर रहा है, वही सेम डेज है, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, 4:3:1। ठीक है, देन cost price per kg of apple on Monday, Tuesday, Wednesday is rupees 40, 60, 75 respectively। अब हमें दे दिया कॉस्ट प्राइस, और वो भी रिस्पेक्टिवली दिया है, 40 यहाँ पे, 60 यहाँ पे, 75 यहाँ पे। ये क्या चीज़ है, ये है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस पर केजी ऑफ ऑरेंज ऑन मंडे इज ₹10 लेस देन द प्राइस पर केजी ऑफ एप्पल ऑन मंडे। क्या कह रहा है, ऑरेंज का जो प्राइस है वो एप्पल वाले जो प्राइस है मंडे को उससे 10 कम है। तो एप्पल का मंडे को प्राइस था, कॉस्ट प्राइस था 40, तो 30 कम करोगे तो ऑरेंज का कितना हो जाएगा, 30। 10 कम करोगे तो प्राइस हो जाएगा 30। ठीक है, देन मंडे और जो ट्यूसडे है उसको हमें रेशियो दिया है 3:4, तो मंडे को अगर 30 है तो ट्यूसडे को 40। देन एंड द कॉस्ट प्राइस पर केजी ऑफ ऑरेंज ऑन वेनेसडे इज ₹50। अच्छा, वेनेसडे को कॉस्ट प्राइस का रुपीज है 50। ठीक है, बस ये डेटा लिखते टाइम कोई गलती नहीं करनी कि 50 का कहीं 40 लिख दिया, -10 करना था प्लस कर दिया, या वही लिख दिया, ऐसा कुछ नहीं करना। सेलिंग प्राइस पर केजी ऑफ ऑरेंज, ऑरेंज की बात कर रहा है। देखो कंफ्यूज कर दिया उसने, पहले एप्पल का उसने बोला रेशो, फिर ऑरेंज का बोला, फिर एप्पल का कॉस्ट प्राइस बोला, फिर ऑरेंज का बोला। अब पहले ऑरेंज का सेलिंग प्राइस दे दिया, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। हम ऑरेंज का सेलिंग प्राइस यहाँ पे लिखेंगे, एप्पल का यहाँ पे लिखेंगे, और क्वेश्चन फिर अगली बार फिर से लिखेंगे। ठीक है, अच्छा, तो क्या कह रहे हैं, सेलिंग प्राइस पर केजी ऑफ मंडे टू ऑरेंज ऑन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे इज 50, 50 एंड 70। ठीक है, ये आ गया सेलिंग प्राइस 50, 50, 70। एंड सेलिंग प्राइस पर केजी ऑफ एप्पल ऑन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे इज 60, 80 एंड 90। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, 60, 80 एंड 90, ये क्या हो गया, सेलिंग प्राइस। देन क्या कह रहे हैं, ऑन ट्यूसडे दी शॉपकीपर बाइज 15 kg ऑफ एप्पल्स एंड 12 kg ऑफ ऑरेंजेस। क्या कह रहे हैं, ट्यूसडे की बात कर रहा है कि ये जो वैल्यू है ना, ये 15 के इक्वल है। अच्छा, ये वैल्यू 15 के इक्वल है, यानी कि ये जो रेशियो है उसको सबको 5 से मल्टीप्लाई करना है। और ये जो ऑरेंज वाली वैल्यू है, ये वाली वैल्यू ये 12 के इक्वल है, यानी ये सारी वैल्यूज को हमने 4 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इतना क्लियर है, यही डेटा था बस जो हमने नोट डाउन कर लिया है। क्लियर है, अभी चलते हैं हम क्वेश्चंस पे। अच्छा, ठीक है, ये मैंने डेटा यहाँ पे अच्छे से लिखा हुआ है। ठीक है, और हमें पता है ये वाली वैल्यूज को हमने 5 से मल्टीप्लाई करना है, ये वाली को 3 से मल्टीप्लाई करना है, नहीं नहीं 4 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पे भी डेटा लिख दिया है, क्वेश्चन ट्राई करते हैं। फाइंड द डिफरेंस इन द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ शॉपकीपर्स अर्नड बाय सेलिंग ऑल ऑरेंजेस एंड बाय सेलिंग ऑल एप्पल्स ऑन मंडे। क्या कह रहा है, मंडे को जितने भी एप्पल और ऑरेंजेस सेल किए हैं उसका अकॉर्डिंग हमने प्रॉफिट परसेंटेज का डिफरेंस निकालना है, यानी कि एप्पल का प्रॉफिट परसेंट और ऑरेंज का प्रॉफिट परसेंट दोनों को माइनस करके डिफरेंस निकाल देना। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, अच्छा हमें क्या पता था कि हमें यहाँ पे इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है और इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो पहले हम प्रॉफिट निकाल लेते हैं। हमें पता है प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलेगा, प्रॉफिट परसेंट निकलेगा पी प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो यहाँ से पहले अगर मंडे को मैं प्रॉफिट निकालना चाहूँ तो प्रॉफिट कैसे निकालूंगा, मुझे पता है प्रॉफिट आ रहा है 20 का, 20 का प्रॉफिट आ रहा है कहाँ पे, एक आर्टिकल पे आ रहा है। ठीक है, और ये जो 40 है, 20 का प्रॉफिट देखो एक आर्टिकल पे आ रहा है, और ये जो 40 का प्रॉफिट है और 40 का कॉस्ट प्राइस है वो भी एक आर्टिकल का है। अब ध्यान से देखना, मेरे पास मान लो एक आर्टिकल है 100 रुपये का,
मैं उसको 120 का बेचता हूँ, तो मुझे प्रॉफिट हो गया 20 रुपीज़ का, और अगर परसेंटेज में बात करूँ तो 20% का। बट अगर मैं 2 आर्टिकल्स बेचता हूँ, 2 आर्टिकल्स बेचता हूँ, तो प्रॉफिट परसेंट तो मेरा सेम रहेगा, बट मेरा जो प्रॉफिट जो वैल्यू है वो 40 रुपीज़ हो जाएगी। 3 बेचूंगा तो 60 रुपीज़ हो जाएगी, परसेंटेज सेम रहेगा। 10 बेचूंगा तो प्रॉफिट 200 रुपीज़, पर परसेंटेज में वैल्यू सेम रहेगी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब हम परसेंटेज फाइंड करते हैं प्रॉफिट में, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स मैटर नहीं करते। ठीक है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स, आर्टिकल्स की कितने के 5 एप्पल हैं कि 10 एप्पल हैं कि 100 एप्पल हैं, ये मैटर ही नहीं करेंगे अगर मुझे परसेंटेज निकालना है। तो फिर मैं क्यों करूं ऐसे कि 5 को 40 से मल्टीप्लाई करूं बिना बात के कि चलो भाई 5 है, हमारा प्रॉफिट है, प्रॉफिट 20 का था, और नीचे कॉस्ट प्राइस निकालना है, 5 है, कॉस्ट प्राइस 40 इंटू 100, 5 कट ही जाएगा। अच्छा, मैं तो 5 को निकालने की बात कर रहा हूँ। कुछ लोग तो क्या करेंगे, हमें पता है ये रेशो 5 का था तो इसको 25 लिख देंगे। ठीक है, और सबसे पहले क्या करेंगे, 25 गुना 2 500, तो यहाँ पे लिखेंगे 1000, ऐसे करके, ऐसे ऐसे में टाइम निकल जाएगा। ठीक है, तो जब प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो नंबर ऑफ आर्टिकल की जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। तो सीधी सी बात है, प्रॉफिट कितने का है, प्रॉफिट है हमारा 20 का, कॉस्ट प्राइस है 40 का, 20/40 हमें पता है कि 50% आएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, ये तो हो गया एप्पल का केस। देन ऑरेंज का केस, ऑरेंज के केस में प्रॉफिट कितने का आ रहा है, यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो 20 का प्रॉफिट आ रहा है, कॉस्ट प्राइस है 30, 20 का प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस है 30 इंटू 100, 2/3 सब जानते हैं, 66 टू 2/3, या फिर 66.66, दोनों को माइनस करोगे तो 16.66, यानी कि सी ऑप्शन आंसर। ठीक है, इसी कंसेप्ट की मैं बात कर रहा था कि क्वेश्चन तो इजी है, बस कुछ कंसेप्ट हमें सीखने को मिलेगा यहाँ से। देन यहाँ पे क्या क्या बात कर रहे हैं, इफ द शॉपकीपर सोल्ड ऑल ऑरेंजेस ऑन ट्यूसडे एट ₹10 मोर देन द गिवन सेलिंग प्राइस। देखो, जब क्वेश्चन लंबा होता है ना तो बीच में पॉज लिया करो। ठीक है, इफ द शॉपकीपर सोल्ड ऑल ऑरेंजेस ऑन ट्यूसडे एट ₹10 मोर देन द गिवन सेलिंग प्राइस, क्या कह रहे हैं कि जो ऑरेंजेस है ना, ट्यूसडे को उसने जो सेलिंग प्राइस है उसके 10 ज्यादा पे सेल कर दिया है, यानी कि 60 पे सेल किया है। ठीक है, एंड सोल्ड ऑल एप्पल्स ऑन ₹5 लेस देन द गिवन सेलिंग प्राइस, और ये जो एप्पल है ट्यूसडे पे वो 75 पे लेस गई है। ठीक है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द न्यू एंड द ओल्ड प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट की बात कर रहा है, परसेंटेज की बात नहीं कर रहा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ, डेटा एक बार लिख लेता हूँ, ये वाला एप्पल का डेटा, एप्पल के डेटा में क्या कह रहा है हमें। अच्छा, अब प्रॉफिट निकालना है तो मुझे टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स या जो टोटल नंबर वो देखने पड़ेंगे, क्योंकि प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। मैंने कहा था प्रॉफिट में परसेंटेज में आर्टिकल्स, नंबर ऑफ आर्टिकल्स मैटर नहीं करते, इसमें मैटर करेंगे। तो नंबर ऑफ एप्पल्स ट्यूसडे को कितने हो जाएंगे, 5 into 3, क्योंकि 5 की रेशो थी, यानी कि 15। क्लियर है, और ऑरेंजेस कितने हो जाएंगे, 3 into 4 यानी 12। क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करता हूँ कॉस्ट प्राइस की। कॉस्ट प्राइस कितना है यहाँ पे 60, और सेलिंग प्राइस पहले था 80, अब हो गया 75। कॉस्ट प्राइस यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे है 40, सेलिंग प्राइस पहले था 50, अब हो गया 60। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। देखो ध्यान से, सबसे पहले एप्पल की बात करूं तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है, 20 का, 20 into 15 यानी कि 300, यानी कि पहले मेरा जो पुराना वाला प्रॉफिट था वो था 300 का। ठीक है, अब न्यू वाला प्रॉफिट, न्यू वाले प्रॉफिट में वैल्यू आ रही है 15 की, कि 1 किलो में, जैसे मान लो एक एप्पल में 15 का प्रॉफिट, तो 15 एप्पल में 15 15 225 का। ठीक है, ये तो हो गया न्यू वाला, और ये ओल्ड वाला, ये ओल्ड वाला है, इसको इरेज कर दूं तो ये है न्यू वाला। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे फर्क है 10 रुपए का, 10 गुना 12 120, यहाँ पे फर्क है 20 रुपए का, 20 गुना 12 240, ऐड करके देख लो, ये आएगा 420, ये आएगा 440, नहीं 465, तो डिफरेंस आ गया 45 का, 45 का डिफरेंस है, यानी कि सी डी ऑप्शन आंसर। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है, फाइंड ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ शॉपकीपर्स ऑन वेडनेसडे। वेडनेसडे को ओवरऑल परसेंटेज हमने निकालना है प्रॉफिट का। ठीक है, अच्छा ये वाला क्वेश्चन आप करेंगे खुद से, ठीक है, और कमेंट में इसका आंसर करेंगे। अभी ओवर नहीं हुआ है, एक क्वेश्चन रह गया अरिथमेटिक का,
कल मैंने ये होमवर्क के लिए दिया था, ठीक है। अभी आपको इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ कैसे करना है। डेटा सफिशिएंसी का ये क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, देर आर टू फैमिलीज ए एंड बी एंड ईच फैमिली हैज ए हस्बैंड वाइफ एंड चाइल्ड, ठीक है। एवरेज एज ऑफ फैमिली इज 35 ईयर्स। सबसे पहले तो क्या कह रहे हैं, दो फैमिलीज हैं, एक फैमिली मान लो यहाँ पे है ए, एक फैमिली है यहाँ पे बी। क्या कह रहा है, दोनों में एक हस्बैंड है, एक वाइफ है, एक चाइल्ड है, यहाँ पे भी हस्बैंड है, वाइफ है और चाइल्ड है, ठीक है। क्या कह रहे हैं, एवरेज एज ऑफ फैमिली ए इज 35, यानी टोटल 35 दिया 105, एंड द रेशियो ऑफ द हस्बैंड एज इन फैमिली ए टू द हस्बैंड एज इन फैमिली बी इज 6:5, यानी कि इन दोनों का रेशियो दे रखा है। क्या रेशियो दे रखा है, 6:5, ठीक है। फाइंड द एवरेज एज ऑफ फैमिली बी, फैमिली बी का एवरेज एज निकालना है, यानी कि फैमिली बी के लोगों की टोटल अगर एज आ गई तो मैं बता सकता हूँ कि एवरेज एज क्या आएगी, ठीक है। सबसे पहले देखो, अगर पेपर में ये वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ ना, और अगर मुझे ये स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 नजर आ रहा है, तो मैं तो ये देखूंगा सबसे पहले कि स्टेटमेंट 2 तो बड़ा छोटा सा यार, पहले ये करके देखता हूँ, ठीक है। सिंपल सी बात है। क्या कह रहा है, इन फैमिली ए एवरेज एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ इज 45। क्या कह रहा है कि जो फैमिली ए है उसमें इन दोनों का जो एवरेज एज है, पेन में एक बार चेंज कर लेता हूँ ताकि जो डेटा हमें स्टेटमेंट में दिया है वो जो डेटा हमें क्वेश्चन में दिया है वो अलग रहे, ठीक है। अच्छा, क्या कह रहा है, इन दोनों की जो एज है वो 45 है एवरेज, यानी कि टोटल एज इनकी क्या आ जाएगी, 90, ठीक है। अगर इनकी एज 90 हो जाएगी तो ये क्या आ जाएगा, 15। इससे बी वाली फैमिली का तो कोई रिलेशन ही नहीं है, यानी कि ये जो ऑप्शन है ये, इससे तो आंसर नहीं आएगा, ठीक है। अब ए वाला, या तो ए से आंसर आएगा या तो ए बी दोनों को ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। क्या कह रहा है, रेशियो ऑफ वाइफ एज इन फैमिली ए टू द वाइफ एज इन फैमिली बी इज 7:6, यानी कि ये वाली रेशियो हस्बैंड वाली तो मैं पहले दे दी थी, अब वाइफ वाली दे दी उसने 7:6, क्लियर है। एंड द चाइल्ड एज इन फैमिली बी इज 1 ईयर लेस देन द चाइल्ड एज इन फैमिली ए। अच्छा, कह रहे चाइल्ड एज जो फैमिली है ना, मान लो अगर ये एक्स है तो बी वाला उससे 1 साल कम का है, x-1, ठीक है। इन फैमिली बी हस्बैंड एज इज 4 ईयर मोर देन वाइफ एज, यानी कि यहाँ पे ये जो हस्बैंड है ये वाइफ से 4 साल बड़ा है, ठीक है। अगर स्टेटमेंट 1 का भी मैं देखूं तो मुझे कुछ भी नहीं मिला यहाँ से। यहाँ पे इतना बता दिया कि ये 4 साल बड़ा है, वो 1 साल छोटा है ए वाले से चाइल्ड से। हाँ, अब एक ही ऑप्शन बची है कि मैं जो सेकंड वाली ऑप्शन है वो इसमें मर्ज कर दूं, ठीक है। मर्ज कैसे कर दूं, कि मुझे बोला है कि जो इन दोनों की एज है, जैसे इन दोनों की एज बोली थी, कितनी बोली थी, इन दोनों की एज है 90। अगर इन दोनों की एज 90 है तो सी वाला क्या हो जाएगा, 15। तो x की जगह मैं लिख दूंगा 15, ठीक है। तो b वाले केस में ये क्या आ जाएगा, 15 - 1 यानी कि 14। चलो इतना तो क्लियर है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं एक टेबल बनाता हूँ, ये रहा ए वाली फैमिली, ये रही बी वाली फैमिली, ये हस्बैंड, ये वाइफ, ये हस्बैंड, ये वाइफ। मुझे पता है कि इन दोनों में 4 का डिफरेंस है, ये वाला 4 साल बड़ा है, ठीक है। और हमें रेशो दिया गया है, यहाँ पे रेशो किसका किसका दिया है, वाइफ टू वाइफ और हस्बैंड टू हस्बैंड। वाइफ टू वाइफ रेशो है 7:6 और हस्बैंड टू हस्बैंड रेशो है, अगर मैं इसको इरेज कर दूं एक बार, ठीक है, तो हस्बैंड टू हस्बैंड रेशो है, लेफ्ट वाला ए है राइट वाला बी है, ये रहे 6:5। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है मुझे कि ये जो वाइफ है वो 6 का मल्टीपल है, और ये वाला बी की बात कर रहा हूँ, और जो ये वाली जो वाइफ है 6 का मल्टीपल है, और ये वाला जो बंदा है वो 7 का मल्टीपल है। इतना नहीं नहीं, ये वाला जो बंदा है वो 5 का मल्टीपल है, ठीक है, 7 का नहीं, 5 का मल्टीपल है, क्योंकि इसके लिए ये वाली वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू इसके लिए है और ये 6 वाली वैल्यू उसके लिए, ठीक है। तो पहले मैं वाइफ के लिए वैल्यू निकालता हूँ, ठीक है। अगर मान लो वाइफ की ये जो वैल्यूज है उसकी मैं पॉसिबिलिटी निकालता हूँ, एक तो आ सकता है 6, 6 - 2 = 12, 6 - 3 = 18, 6 - 4 = 24, 6 - 5 = 30, 36, 42, 44, 48, ठीक है। अभी इतनी वैल्यू निकालता हूँ, ज्यादा निकालना, मुझे इतना पता है हस्बैंड 4 साल बड़ा है, हस्बैंड 4 साल बड़ा है और वो 5 का मल्टीपल है उसकी एज। अब वो देखो वो कौन सा केस बन रहा है, 6 - 4 = 10 और ये 5 का मल्टीपल है, ठीक है। 12 - 6 = 18, ये 5 का मल्टीपल नहीं है, इसको इरेज कर दो। 18 - 6 = 24 नहीं है, 24 - 6 = 30, 5 का मल्टीपल है, ये ठीक है। 30 - 6 = 36, 5 का मल्टीपल नहीं है।
ये भी नहीं है। अब माइंड में करते रहो, ये 48 आएगा, नहीं है, ये 50 आएगा, ये है, ये भी नहीं है। ठीक है, अभी तक मेरे पास 3 ऑप्शन आई हैं। ठीक है, कुछ और ले लेता हूँ आगे। हम 44 के बाद आ गया जैसे, अच्छा ध्यान से देखो, एक मिनट, मल्टीपल नहीं, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई है मेरे से। ये वाला नहीं, एक मिनट, कुछ ना गड़बड़ हो गई है। ये मैं दोबारा लिखता हूँ, 6, 12, 18, 24, 36, 42, 48, 54, 60, 66। ठीक है, अच्छा ये वाला है 12, नहीं है, 12 6 18, 18 6 24, 24 6 नहीं, मैं हाँ मैं 6 ऐड कर रहा हूँ, मुझे 4 ऐड करना था ना, 12 और 18, हाँ 12 4 16 नहीं है, 18 4 22 नहीं है, ये नहीं है, 36 4 40 ये है, ये 48 ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है, क्योंकि 70 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या पता चल रहा है कि जिसके एंड में 6 आ रहा है, ऑब्वियसली 6 आएगा एंड में, तभी तो 4 ऐड होगा, और वो उस नंबर का जो यूनिट डिजिट है वो 0 आएगा, ताकि वो 5 का मल्टीपल हो जाए। ठीक है, इतना क्लियर है। तो क्या कह रहा हूँ, 6 हूँ कि हमारे पास नंबर क्या आएगा, अब 66 के बाद में आता है जैसे 72। ठीक है, 72। अच्छा पहले इसके लिए मैं क्या करता हूँ, पहले उसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हस्बैंड की वैल्यू क्या आ जाएगी 10, यहाँ पे आ जाएगी 40, यहाँ पे वैल्यू आ रही है हस्बैंड की 70। ठीक है, अच्छा यानी कि जो रेशो आ रहा है ये तो 5 का मल्टीपल है, यहाँ पे ध्यान से देखना, ये वाली वैल्यू किसका है, 5 का मल्टीपल है। ठीक है, अच्छा यानी कि यहाँ पे जैसे मैं पेन एक बार चेंज करता हूँ। ठीक है, अच्छा देखो ध्यान से, मैंने वाइफ की एज मैंने लिया है 6, 36 और 66। ठीक है, इसको मैं इरेज कर लेता हूँ एक बार, फिर से यहाँ पे लिखता हूँ दोबारा। ठीक है, अच्छा ये वैल्यू क्या आ सकती है, 6, 36 या 66, ये आएगा 10, 40 या 70। ठीक है, अब इसकी रेशो 6:5 है, यानी कि 2 का मल्टीपल आ रहा है 6:5 के केस में, तो यहाँ पे हस्बैंड की एज क्या आ जाएगी, 2 का मल्टीपल आ रहा है तो 12। अब सेकंड 40 है तो 40.58 और 8 6 48, 70 आ रहा है 70.5 यानी 14, 14 इंटू 6 60 और 24 84 84। अब ध्यान से देखो, अगर ये वैल्यू 12 आ रही है, ठीक है, अब यहाँ से वाइफ टू वाइफ की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ के 6 की वैल्यू 6 है, यानी कि 1 का मल्टीपल है तो यहाँ पे 7। अगर 6 की वैल्यू 36 है तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 7 42। अगर 6 की वैल्यू 66 है तो 7 की वैल्यू 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 77। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू जा नहीं सकती क्योंकि टोटल 90 है, यहाँ पे आ रहा है टोटल 90, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे वैल्यू आ रही है 84, ये वैल्यू आ रही है 77, 90 से बड़ा हो गया। अब जितना मैं आगे जाता जाऊंगा ये वैल्यू बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, जबकि हमें जो टोटल इनका चाहिए वो चाहिए 90, यहाँ पे आ रही है वो वैल्यू 90 वाली। ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, सारी वैल्यूज अगर मैं देखूं तो ए बी सी, नहीं ए बी सी नहीं, जो बी वाला जो है फैमिली, उसमें हस्बैंड वाइफ और चाइल्ड की एज क्या हो जाएगी, 40, ये 36 और ये 40, और यहां से हम एवरेज भी निकाल सकते हैं, सारी वैल्यूज आ गई है। तो क्या कहेंगे हम कि दोनों, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों की हेल्प से इसका आंसर आ सकता है। क्लियर है, तो ठीक है, यही था हमारा लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए आप सबका थैंक्स।